आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 2 बहुपद के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने पाठ संख्या 1 के सभी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया पाठ, पाठ संख्या 2 जिसका नाम है बहुपद। और आज इस क्लास में हम पिछले 5 वर्षों में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, पाठ संख्या 2 से बहुपद वाले पाठ से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम इस कक्षा में हल करेंगे। आप सभी कक्षा के साथ जुड़ जाइए और फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, द्विघात बहुपद 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। अब हमको देखना है कि किस विकल्प में इस द्विघात बहुपद के शून्यांक हमको दिए गए हैं। तो बहुपद है हमारे पास 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस 7x। तो ये 6x की घात 2, x वाला पद हम बीच में लिख लेंगे, तो माइनस का 7x माइनस का 3। अब ये द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए जो अचर पद रहता है, उस अचर पद की गुणा करते हैं x की घात 2 के गुणांक से। तो यहाँ पर अचर पद है माइनस 3, इसकी गुणा हम करेंगे x की घात 2 के गुणांक 6 से। तो हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 तिया 18। तो ये आ गया माइनस का 18, क्योंकि प्लस का 6 था और माइनस का 3 था, तो प्लस माइनस होंगे माइनस। तो अब हमको 18 संख्या 18 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर ये x के गुणांक में जो संख्या लिखी हुई है 7 हमको प्राप्त हो जाए। संख्या 18 के ऐसे दो गुणनखंड लिखने हैं जिनको घटाने पर 7 आए। तो देखिए 9 दूनी होते हैं 18, 9 और 2 की गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 18। अगर हम दोनों को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 7। तो हम इस 7 के स्थान पर लिख सकते हैं 9 माइनस 2 और ये कोष्टक के बाहर x माइनस 3। इस 7 के स्थान पर हमने लिखा 9 माइनस 2 x माइनस 3। अब ये 6x की घात 2, इस कोष्टक को खोलते हैं तो माइनस का चिन्ह कोष्टक के बाहर है, ये प्लस का 9 है, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस और उसके साथ x। फिर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 के साथ में x माइनस 3। अब शुरू के दो पदों में से हम संख्या 3 और x को यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो 3 दूनी होते हैं 6 और पहले पद को हम 3x से यहाँ पर भाग दे रहे हैं। उभयनिष्ठ निकालने का मतलब होता है भाग देना। तो 3x से जब हम इस पहले पद को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1x से 1x कट जाएगा तो यहाँ पर 1x बचेगा। फिर 3x से इस दूसरे पद को भाग देंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 तिया होंगे 9 और x से x ये कट ही जाएगा। कोष्टक में बचा है 2x माइनस 3। अब बाद वाले दोनों पदों से हम यहाँ पर प्लस 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ पर कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम 1 से इन दोनों संख्याओं को भाग देंगे। 1 से 2x को भाग करने पर 2x मिलेगा और प्लस 1 से माइनस 3 को भाग करेंगे तो माइनस का 3 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये दो पद हैं, 3x और ये कोष्टक। ये पहला पद है, 3x के गुणा में ये कोष्टक है और प्लस 1 के गुणा में ये दूसरा कोष्टक है। तो दोनों पदों में से अगर हम ये कोष्टक देखें तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो पहले पद में से बचेगा 3x और दूसरे पद में से बचेगा प्लस का 1। और जब हम किसी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करते हैं तो उसको समीकरण के रूप में बदल लेते हैं, तो उसके बराबर में 0 रखकर चलते हैं। अब पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0, 3x प्लस 1 बराबर में 0। अब यहां से हम x का अगर मान ज्ञात करें, देखिए तो ये 2x माइनस का 3 0 के दाहिनी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो 3/2। x का एक मान तो हमको मिला है 3/2, तो एक शून्यांक तो 3/2 है। अगर दूसरा मान हम ज्ञात करें तो इस दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रखा है। अब ये प्लस का 1 दाईं ओर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3 गुणा में है, दाहिनी तरफ जाएगा भाग में।
तो यहाँ x का मान हमको मिला है -1/3। तो इस द्विघात बहुपद के दो शून्यांक हमको प्राप्त हुए हैं, एक x बराबर -1/3 और एक x बराबर है 3/2। अब देखते हैं कौन से विकल्प में ये दोनों शून्यांक हमको दिए गए हैं, -1/3 या 3/2। तो -1/3 और 3/2 विकल्प नंबर बी में हमको दिए गए हैं। माइनस का 1/3 है और प्लस का 3/2 है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया था जिसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया था। ठीक है, इस तरह हम शून्यांक ज्ञात करेंगे किसी द्विघात बहुपद के। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यांक की संख्या होगी। तो किसी बहुपद का हमको y बराबर fx का जो ये fx एक बहुपद हमको दिया गया है, कोई x में हमको बहुपद दिया गया है चर x में। अगर y बराबर fx का अगर हम ग्राफ खींचें तो वह ग्राफ इस चित्र की तरह आता है। इस ये ग्राफ हमको प्राप्त होता है और इस ग्राफ में fx के ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि fx के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या उसको स्पर्श करता है, उन्हीं वही संख्या कहलाती है x के बहुपद के शून्यांकों की संख्या। अब यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, देखिए इस प्रकार ग्राफ दिया गया है fx का। अब ये जो ग्राफ है इस x अक्ष को, ये वाला अक्ष हमारा है x अक्ष जो बाएं से दाएं की ओर जाता है, और जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको हम बोलते हैं y अक्ष। तो बहुपद fx का जो ग्राफ है वह x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा या उसको स्पर्श करेगा, उनकी संख्या ही उसके शून्यांकों की संख्या के बराबर होगी। देखिए, एक जगह यहां पर स्पर्श किया है इस ग्राफ ने, एक बिंदु यहां पर है, इसको प्रतिच्छेद किया है इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर स्पर्श किया है। तो 1 2 3, एक स्थान पर तो प्रतिच्छेद किया है इस ग्राफ ने इस रेखा को, इस एक्स अक्ष को एक स्थान पर तो काट दिया है, और दो स्थान पर केवल इसको स्पर्श किया है, छुआ है यहाँ पर। एक्स अक्ष को दो बार तो स्पर्श किया है और एक बार प्रतिच्छेद किया है, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3। तो कुल शून्यांकों की संख्या रहेगी इस बहुपद की 3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जब किसी बहुपद का ग्राफ देखकर आपको शून्यांकों की संख्या बतानी हो, किसी फलन fx का ग्राफ देखकर आपको उसके शून्यांकों की संख्या बतानी हो, तब आप केवल ये देखेंगे कि वह ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटता है या कितनी बार उसको स्पर्श करता है, उनको हम गिन लेंगे और वही उसके शून्यांकों की संख्या के बराबर होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दो बार तो इस ग्राफ ने, बहुपद fx के ग्राफ ने x अक्ष को स्पर्श किया है और एक बार प्रतिच्छेद किया है, तो 2 और 1 3 शून्यांक है इस बहुपद के। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3। द्विघात बहुपद px बराबर 4x⁻² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। अब यहां पर एक बहुपद हमको px बराबर दिया गया है, उसके शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यांक होते हैं, तो उन शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि उन दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, अगर हमारे पास द्विघात बहुपद अगर हम सामान्य रूप लिखें तो ax⁻² प्लस bx प्लस c, ये होता है सामान्य द्विघात बहुपद। ये एक व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 आती है, तो यह चर x में यहाँ पर हमने एक द्विघात बहुपद लिखा है, और यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं है। इसमें a के स्थान पर अगर 0 हो जाएगा तो x की घात 2 वाला पद, ये पूरा पद शून्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समीकरण में
इस बहुपद में x की अधिकतम घात 1 होगी अगर ये वाला पद 0 हो जाए। तो अगर जब बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 रहे तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा, और जब चर बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 रहेगी तब उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये a का मान यहाँ पर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x की घात 2 का गुणांक 0 हो गया तो ये वाला पद तो शून्य हो जाएगा। फिर केवल यही दो पद बचेंगे जिसमें x की घात 1 रहेगी और एक अचर पद रहेगा। फिर ये रैखिक बहुपद कहलाएगा अगर ये पहला वाला पद 0 हो गया तब। तो यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक सामान्य द्विघात बहुपद है, एक व्यापक द्विघात बहुपद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर इस द्विघात बहुपद के दो शून्यांक, किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यांक ज्ञात किए जा सकते हैं। दो दो शून्यांक होते हैं। अगर इस द्विघात बहुपद के हम दो शून्यांक अल्फा और बीटा मान लें, कि माना अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक है, द्विघात शून्यांक है। तो इस द्विघात बहुपद के हमने दो शून्यांक मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा, ये दो शून्यांक है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के योगफल और इस द्विघात बहुपद के गुणांकों में एक संबंध रहता है कि दो शून्यांकों को जोड़ने पर वही आएगा जो माइनस बी बटा ए रहेगा, कि जो x का गुणांक है उसकी ऋणात्मक संख्या अंश में, और जो x की घात 2 का गुणांक है उसको रखेंगे हर में। तो दो शून्यांकों का जो योगफल रहता है वो बराबर होता है x का गुणांक अंश में, देखिए x का गुणांक अंश में, उसके आगे माइनस का चिन्ह, और हर में x की घात 2 के गुणांक के बराबर रहता है। और दो शून्यांकों का जो गुणनफल रहता है कि दोनों शून्यांकों की गुणा करने पर वह आएगा अचर पद अंश में और x की घात 2 का गुणांक हर में। तो दो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और उसके बटे में x की घात 2 के अनुपात के बराबर रहेगा। देखिए अंश में हमने रखा अचर पद, हर में है x की घात 2 का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, अब ये इन दो संबंधों को आप सूत्र की तरह याद कीजिए कि अगर किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होंगे उनको हम अल्फा और बीटा मान लें, तो दोनों का योगफल माइनस बी बटा ए के बराबर रहता है, और बी होता है बहुपद में x के गुणांक को b कहते हैं, और जो a रहता है वह x की घात 2 का गुणांक होता है। दूसरा सूत्र है दोनों शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a के। c क्या है यहाँ पर, इस द्विघात बहुपद में अचर पद है c, और a x की घात 2 के गुणांक को कहते हैं। तो ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। शून्यांकों का योगफल बराबर होगा माइनस बी बटा ए, बी है x का गुणांक और a है x की घात 2 का गुणांक बहुपद में, और दोनों शून्यांकों का गुणनफल c बटा a के बराबर होता है। यहाँ पर c अचर पद है और a x की घात 2 का गुणांक है। अब इस वाले सूत्र की मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। प्रश्न में हमसे एक बहुपद दिया गया है, देखिए द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है और -4x-1, इसके शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का जो गुणनफल रहता है, देखिए दो शून्यांक अगर अल्फा और बीटा होंगे इसके दो शून्यांक, उनका गुणनफल आएगा c बटा a के बराबर, और यहाँ पर c होता है बहुपद में अचर पद। तो देखिए इस बहुपद में अचर पद कौन है, ये माइनस, जिस पद में कोई चर ना हो वही वही कहलाता है अचर पद उस बहुपद का। तो यहाँ भी चर x है, यहाँ भी चर x है, इस एक में कोई चर नहीं है, यहाँ पर कोई x तो है नहीं है, तो ये अचर पद है। तो c का मान यहाँ पर है -1। देखिए इस बहुपद से जो x की घात 2 का गुणांक रहेगा उसको तो हम कहते हैं a है यहाँ पर 4। जो x का गुणांक है, जो x की गुणा में लिखा हुआ है, उसको हम b मानते हैं, तो -4 है यहाँ पर b, और जो अचर पद है वह रहता है c का मान -1। तो इस द्विघात बहुपद में x की घात 2 का गुणांक जो x की घात 2 के गुणा में है वह तो 4 है, तो a है 4, x का गुणांक b के बराबर रहता है तो -4 b है यहाँ पर, और जो अचर पद है -1 है, तो ये मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए c का मान -1 और a का मान है यहाँ पर 4, तो बटे में 4।
तो दोनों शून्यांकों का जो गुणनफल है वो बराबर है -1/4 के। तो -1/4 विकल्प नंबर बी में हमको दिया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो केवल आपको ये दो सूत्र याद रखने हैं। किसी द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच में ये दो संबंध होते हैं कि शून्यांकों का जो योगफल है वह -b/a के बराबर होता है। दोनों शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर रहता है। यहाँ a x की घात 2 का गुणांक है। जो बहुपद में x की घात 2 वाला पद रहेगा उसकी गुणा में जो संख्या लिखी रहेगी वही a होता है। और जो x के गुणा में संख्या लिखी हुई है वह b रहता है। और जो अचर पद है बहुपद में उसको हम c कहते हैं। तो इस बहुपद में x की घात 2 का गुणांक 4 जो a के बराबर है। x का गुणांक ये b है और जो अचर पद है वह c है। और प्रश्न में हमको शून्यांकों का गुणनफल पूछा था तो अल्फा और बीटा का गुणनफल c/a के बराबर रहता है। अचर पद यहाँ पर -1 है और a x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर 4 है तो बटे में 4। तो ये आ गया है इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर बी। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है यदि बहुपद x की घात 2 -3x प्लस 5a का एक शून्यांक 2 है तो a का मान क्या होगा। a का मान हमसे पूछा है। एक बहुपद दिया गया है उसका एक शून्यांक भी हमको दिया गया है और a का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। देखिए जब प्रश्न में आपको द्विघात बहुपद के अधिकतम किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा, कोई दो शून्यांक आते हैं और इस द्विघात बहुपद के भी अधिकतम दो शून्यांक होंगे। उनमें से एक शून्यांक हमको पहले से ही दिया गया है और इस बहुपद में जो ये अचर संख्या जो यहाँ पर ये संख्या चर संख्या यहाँ पर a है, इस a का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं जब प्रश्न में किसी बहुपद का एक शून्यांक पहले से दिया जाए और उस बहुपद में आए हुए चर का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए। तो सीधा सीधा जो शून्यांक आपको दिया जाएगा उसे x के स्थान पर इस समीकरण बहुपद में रख दिया करेंगे। क्यों रख दिया करेंगे? क्योंकि शून्यांक ही वह संख्या होती है चर के। देखिए जैसे ये बहुपद चर x में है तो x के जो दो मान होंगे, दो शून्यांक होंगे, वे वही मान रहेंगे जिनको इस बहुपद में अगर x के स्थान पर हम रख दें तो इसका उत्तर 0 देंगे। शून्यांक वह दो संख्या होती हैं। देखिए शून्यांक वह संख्या होती है बहुपद की जिसको चर के स्थान पर रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। तो जब प्रश्न में हमको ये शून्यांक इसका 2 दिया गया है तो इस शून्यांक 2 का मतलब है कि इस बहुपद में जब हम x के स्थान पर इस शून्यांक को रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान हमको 0 प्राप्त होगा। तो रख लेते हैं। अब देखिए चूंकि दो बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का बहुपद का शून्यांक है इसलिए x के स्थान पर हम क्या रख देंगे 2। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, और जब इस बहुपद में हम x के स्थान पर 2 रखेंगे तो इसका पूरे बहुपद का उत्तर हमको 0 मिलेगा। तो रखते हैं। देखिए 2 की घात x के स्थान पर 2 आ गया, उसकी घात 2 थी तो 2 लगा दिया, -3 और x के स्थान पर हमने रखा यहां पर 2 और प्लस का 5a और इस पूरे बहुपद का जो मान आएगा वो आएगा 0 आएगा। तो इसके बराबर में हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब 2 का वर्ग देखिए, 2 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग 4 माइनस 2 तिया 6 प्लस 5a बराबर में 0। अब 4 में से 6 घटाएंगे -2 प्लस 5a बराबर में 0। ये माइनस का 2 दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 5 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में तो 2/5। तो यहां से a का मान हमको मिला है 2/5। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा। एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा उसमें कोई एक चर राशि आपको दी जाएगी, चर संख्या दी जाएगी जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा और उस द्विघात बहुपद का एक शून्यांक भी आपको पहले से दिया जाएगा, एक शून्यांक।
तो जो शून्यांक आपको दिया जाएगा उसी को उस बहुपद में चर के स्थान पर रख दीजिए। जैसे ये बहुपद चर x में है, यहाँ x की घात 2 है, तो ये जो शून्यांक दिया गया है इस x के स्थान पर हम रख देंगे और इस बहुपद का उत्तर हमको बराबर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और सॉल्व करेंगे और उस दिए गई चर राशि का मान हमको मिल जाएगा। तो द्विघात बहुपद में अगर आपको एक उसका शून्यांक पहले से ही दिया जाए तो उसे हम चर के स्थान पर रखेंगे तो उस बहुपद का उत्तर हमको 0 मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, बहुपद x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक हैं। एक बहुपद हमको दिया गया है, इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है x की घात 2 माइनस 5x और प्लस का 6। इस द्विघात बहुपद के शून्यांक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? जो शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले उस बहुपद के बराबर में हम 0 रख देंगे, उसको समीकरण रूप में बदल लेंगे दिए गए बहुपद को। और इस बहुपद में जो अचर पद था, यहाँ पर देखिए अचर पद है 6, उसकी गुणा हम x की घात 2 के गुणांक से करते हैं। तो यहाँ x की घात 2 वाला जो पद है उसकी गुणा में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 6 की गुणा जब 1 से करेंगे हमको 6 ही मिलेगा। अब इस संख्या 6 के ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनकी गुणा करने पर ये x का गुणांक हमको मिल जाए, जिनको हम जोड़ने पर देखिए जैसे अचर पद यहाँ पर 6 था, 6 की गुणा x की घात 2 के गुणांक से करेंगे। ये प्लस का 6 था, ये प्लस का 1 होगा। यहाँ पर जब x की गुणा में कोई संख्या नहीं है तो गुणा में 1 होगा उसका गुणांक। तो प्लस 6 की गुणा इस प्लस 1 से करेंगे तो हमको प्लस का 6 मिल गया। ठीक है, प्लस 1 की गुणा प्लस 6 से करने पर प्लस का 6 हमको मिलेगा। अब इस संख्या 6 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको जोड़ने पर ये प्लस का चिन्ह मिला है हमको तो हम कहेंगे जोड़ने पर। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आता तो हम कहते इनको घटाने पर। तो 6 के ऐसे दो टुकड़े हमको देखने हैं जिनको जोड़ने पर ये x का गुणांक 5 हमको मिल जाए। तो दो तिया होते हैं 6। अब देखिए दो तिया 6 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा और दोनों की गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। तो इस 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3। इस संख्या 5 के स्थान पर हम लिख देंगे 2 प्लस 3 और बाहर x प्लस 6 बराबर में 0। अब x की घात 2, इस कोष्टक को खोल देंगे, माइनस प्लस माइनस 2 के साथ x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 के साथ x प्लस 6 बराबर में 0। अब पहले दो पदों में से कोई संख्या उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ x 2 है, दूसरे पद में x 1 है, तो दोनों से हम x उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। x यहाँ पर 2 थे, जब एक x उभयनिष्ठ निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालने का मतलब है भाग देना। तो जब इस x से इस x की घात 2 को भाग देंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, केवल एक x बचेगा। फिर माइनस का चिन्ह, इस x से हम इस 2x को भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। बाद वाले ये दो जो पद हैं, तीसरा और चौथा पद, इन दोनों में से अगर हम -3 उभयनिष्ठ निकालें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का x बचेगा। फिर -3 से प्लस 6 को भाग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी होंगे 6 बराबर में 0। तो पहले कोष्टक को दोनों पदों में से, अब ये कोष्टक यहाँ पर एक जैसे हैं दोनों में, यहाँ पर तो x, अच्छा ये देखिए, हाँ ये तो माइनस प्लस होगा माइनस और 3 दूनी 6, ये माइनस का 2 आएगा। अब ये दोनों कोष्टक कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो x माइनस 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में से x बचेगा और दूसरे पद में से माइनस का 3 बचेगा बराबर में 0। अब पहले ब्रैकेट के बराबर में 0 रखेंगे, कॉमा दूसरे ब्रैकेट के बराबर में 0, और माइनस का 2 दूसरे पक्ष में जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ x के दो मान मिले हैं, एक 2 और एक 3। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में हमको दिए गए हैं। तो दिए गए बहुपद के दोनों शून्यांक हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं, एक है 2 और एक है 3। तो इस तरह आप दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। एक तरीका और है इस तरह के सवालों को हल करने का, बिना आपको ये शून्यांक निकालने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, दूसरा तरीका समझिए। जब हमको प्रश्न में दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हो, दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हो, और देखिए इस तरह अगर आपको ज्ञात करने ना आए, तो शून्यांक वह संख्या होती है जिनको दिए गए चर में, दिए गए बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर उनका उत्तर 0 मिल जाता है। तो हम ये जो विकल्प दिए गए हैं, इन संख्याओं को यहाँ पर रख रख कर देखेंगे, और जिन दोनों संख्याओं से बहुपद का मान हमको 0 मिल जाएगा, दोनों संख्याओं से, तो वही उसके शून्यांक कहलाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम इस वाले विकल्प की जांच करें, तो 4 एक्स के स्थान पर पहले 4 रख कर देखेंगे। यहाँ 4 है और -1 है, तो 4 को अगर एक्स के स्थान पर यहाँ रखें, तो यहाँ एक्स का वर्ग है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। फिर माइनस 4 की गुणा 5 से होगी, 4 पंजे 20, और ये प्लस का 6, और 16 और 6 यहाँ पर हो जाएंगे 22, और 22 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिला है 2। 2 मिलने का मतलब है ये इसका शून्यांक नहीं है, 4 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगर ये इसका शून्यांक होता, तो इस बहुपद का उत्तर इस शून्यांक को रखने पर चर के स्थान पर हमको 0 मिलता, पर यहाँ पर तो 2 मिला है, तो 4 इसका शून्यांक नहीं है। तो जब ये वाली संख्या इसका शून्यांक नहीं है, तो हम दूसरे को चेक ही नहीं करेंगे, तो ये वाला विकल्प सही नहीं है। ये दोनों संख्याएं इसके शून्यांक नहीं होंगे। अब दूसरे विकल्प को चेक करते हैं, -2 और -3 है। तो अब एक्स के स्थान पर पहली वाली संख्या को रख कर देखते हैं। -2 रखेंगे, देखिए एक्स के स्थान पर -2, -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। एक्स के स्थान पर यहाँ -2 रखेंगे, -2 की गुणा -5 से होगी, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये प्लस का 6 पहले से ही है, तो 6 4 10, और 10 जोड़ेंगे तो आ गया 20। देखिए इस संख्या को अगर हमने बहुपद में रखा चर के स्थान पर, तो इसका उत्तर हमको मिला 20, और 20 मिलने का मतलब है ये संख्या इस बहुपद का शून्यांक नहीं होगी। शून्यांक होती तो इसका उत्तर 0 देती। अब अगला सवाल देखिए, अब इस -4 को रख कर देखते हैं। देखिए -4 का वर्ग करेंगे प्लस का 16 आएगा, फिर -4 की गुणा 5 से करेंगे, -4 की गुणा इस -5 से होगी, माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20, और प्लस का 6। तो इन सबको जोड़ने पर तो हमको 0 मिलेगा नहीं है, तो ये संख्या भी इसका शून्यांक नहीं है। अब लास्ट वाले विकल्प को चेक करते हैं कि लास्ट वाले विकल्प में जो दो संख्या दी गई है वो इसके शून्यांक हैं या नहीं। पहले हम 2 रख कर देखते हैं यहाँ पर। देखिए 2 का वर्ग 4, 2 की गुणा 5 से होगी तो बीच में माइनस है, 5 दूनी 10, प्लस का 6, तो 4 और 6 हो गए 10, माइनस का 10, घटाने पर हमको मिला 0। देखिए 2 को रखने पर इस बहुपद का मान हमको क्या मिला, 0 मिला, तो 2 इसका शून्यांक है। फिर दूसरी संख्या की भी जांच करते हैं ये शून्यांक है या नहीं, तो अब 3 रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पर, तो 3 का वर्ग हमको मिलेगा 9, फिर 3 की गुणा होगी 5 से, 3 पंजे 15, आगे माइनस का चिन्ह है, प्लस का 6 है, तो 9 प्लस का है, 6 भी प्लस का है, 9 और 6 हो जाएंगे 15, और ये -15, 15 में से 15 घटाया 0। इसका मतलब है संख्या 3 भी इस बहुपद का शून्यांक है। तो केवल विकल्प नंबर डी में दी गई दोनों संख्या ही, दोनों संख्या को अगर इस बहुपद में हम रखकर देखते हैं, तब उत्तर हमको 0 प्राप्त होता है। और जो संख्याएं बहुपद में रखे जाने पर उस बहुपद का उत्तर 0 देती हैं, वही संख्याएं उसके शून्यांक कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में हमको केवल बहुविकल्पीय प्रश्न में टिक लगाना होता है। ओमार सीट में केवल हमको ये भरना है कि सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि कैसे आया है। तो अगर शून्यांक ज्ञात करने के लिए आए प्रश्न, तो केवल बिना ऐसे ज्ञात करे आप केवल बहु विकल्पों में दी गई संख्याओं को दिए गए बहुपद में रख कर देखेंगे, और जो दो संख्या रख बहुपद में रखे जाने पर जिन दो संख्याओं से उसके मान 0 मिलेंगे, वही उसके शून्यांक कहलाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। एक ऐसा बहुपद जिसमें दिए गए चर की सबसे ज्यादा घात 2 होगी, उसी को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और जितनी घात होती है किसी बहुपद की अधिकतम,
उसमें शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होती है अधिकतम। तो जब ये द्विघात बहुपद है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। और चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसके अधिकतम शून्यांकों की संख्या भी कितनी मिलेगी? आपको 2 ही मिलेगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या रहती है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो जिस बहुपद के, अगर कोई हमारे पास द्विघात बहुपद है और उसके अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो उनकी संख्या रहेगी 2। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्यांक हो सकते हैं, 2 ही ऐसी संख्या हो सकती है जिनको उस बहुपद में रखने पर हमको उस बहुपद का मान 0 मिलेगा। केवल 2 ही संख्या ऐसी हो सकती है द्विघात बहुपद में। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है? अब हमको ये देखना है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। उसके लिए ये 4 ग्राफ हमको दिए गए हैं। ग्राफ देखकर बताना है कि किस बहुपद, यहां पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ रहता है वो परवलयाकार होता है। देखिए परवलयाकार ऐसे बनता है, यू के आकृति का परवलयाकार होता है, या तो इस प्रकार बनेगा, नीचे की ओर खुला होगा, या ऊपर की ओर खुला होगा। तो किसी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ आता है वो परवलयाकार होता है, या नीचे की ओर खुला होता है या ऊपर की ओर खुला होता है। पहले विकल्प में देखिए, यहां पर जो ग्राफ आपको दिया गया है वो परवलयाकार है, यू की आकृति का है, तो ये किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ यहां पर हो सकता है। दूसरे विकल्प में भी यू की आकृति हम आपको दी गई है, तो ये ग्राफ भी द्विघात बहुपद का हो सकता है। तीसरे विकल्प में भी यू की आकृति आपको दी गई है, तो ये भी द्विघात, ये ग्राफ जो दिया गया है यह परवलयाकार है, नीचे की ओर खुला हुआ है, तो ये भी एक द्विघात बहुपद का ग्राफ हो सकता है। पर चौथे विकल्प में जो आपको ग्राफ दिया गया है, ये इस प्रकार दिया गया है, जो एक्स अक्ष को देखिए 1 2 3 बार विभाजित कर रहा है, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष को अधिकतम 2 ही बार प्रतिच्छेद करता है, 2 से ज्यादा बार प्रतिच्छेद नहीं करेगा। पर ये वाला जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3। तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो विकल्प नंबर डी में जो ग्राफ हमको दिया गया है बहुपद का, वह द्विघात बहुपद नहीं है। तो विकल्प डी कौन से ऑप्शन में है? विकल्प डी में ही है। विकल्प डी वाला जो बहु ग्राफ दिया गया है वह द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 8, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों का मतलब यहाँ शून्यांक ही है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो देखिए उस पिछले वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या ज्ञात होगी। शून्यों का मतलब है शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, ये मिसप्रिंट है सब यहाँ पर। तो अगर त्रिघात बहुपद है, कोई त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की सबसे ज्यादा घात 3 हो, जिसमें घात 3 वाला पद हो, अधिकतम 3 घात वाला पद हो, ऐसा बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। और उसमें अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या पूछी है, तो जब त्रिघात बहुपद है तो उसमें अधिक से अधिक चर की घात 3 होगी, और जितनी चर की अधिकतम घात होती है वही अधिकतम शून्यांकों की संख्या भी रहती है। तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यांकों की संख्या रहेगी 3। त्रि का मतलब है 3, और द्वि का मतलब क्या होगा? द्वि का मतलब होगा 2। तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या 3 रहती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10, बहुपद 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांक, यहां पर है शून्यांकों का योग, यह शून्यांकों का योगफल होगा। एक बहुपद हमको दिया गया है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर की सबसे ज्यादा घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है,
यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात अधिकतम घात 2 वाला पद यहाँ पर है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। और इसके शून्यांकों का योगफल हमसे पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का जो योगफल रहता है, अगर किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यांक अल्फा और बीटा माने, तो उनका जो योगफल रहता है वो बराबर होता है -b/a के बराबर। बीत रहता है x का गुणांक, a होता है x की घात 2 का गुणांक। तो हमको केवल यहाँ पर शून्यांकों का योगफल पूछा गया है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल बराबर रहता है -b/a के। और इस सूत्र में b रहता है x का गुणांक। तो यहाँ इस बहुपद में x का गुणांक है, x की गुणा में जो संख्या लिखी हुई है प्लस का 5, यहाँ +5 आ गया। और हर में a का मतलब होता है x की घात 2 का गुणांक, तो यहाँ x की घात 2 का गुणांक है 3, तो हर में आ जाएगा 3। तो -5/3 है दोनों शून्यांकों का योगफल। तो इस बहुपद में शून्यांकों का जो योगफल है वह है -5/3। -5/3 विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का है सही उत्तर। विकल्प नंबर बी -5/3। तो जब केवल आपको दिए गए बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताना हो या उनका गुणनफल बताना हो, तो पहले हम उनके शून्यांक ज्ञात नहीं करेंगे कि पहले तुम आप उसके शून्यांक निकालेंगे दोनों, फिर उनको जोड़कर देखेंगे कि जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसी को तो योगफल कहेंगे। तो इस प्रकार नहीं करना है, आपको केवल इस सूत्र का प्रयोग करना है कि शून्यांकों का जो योगफल होता है -b/a के बराबर रहता है। b होता है x की का गुणांक जो x की गुणा में लिखा हुआ है, a का मतलब है x की घात 2 का गुणांक जो x की घात 2 वाले पद में संख्या लिखी हुई है, x की घात 2 का जो गुणांक है उस संख्या को हम कहते हैं a। तो -5/3 है इस बहुपद के दोनों शून्यांकों का योगफल। अगर आप इसके दोनों शून्यांक निकालेंगे और फिर उनको जोड़कर देखेंगे तो -5/3 ही आपको मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 10 हो चुकी है कंप्लीट। प्रश्न संख्या 11, बहुपद x की घात 2 -2x - 3 के शून्यांक होंगे। प्रश्न संख्या 11 में हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है और चार विकल्प हमको दिए गए हैं। अब हमको देखना है किस विकल्प में इस बहुपद के दो शून्यांक दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यांक होते हैं। अब इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने का, इस प्रश्न का उत्तर देने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें गुणनखंड विधि द्वारा। या दूसरा तरीका है इन विकल्पों की सहायता से भी हम बता सकते हैं कि इस द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होंगे। देखिए, शून्यांक वह संख्या होती है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक वह संख्या होंगी जिनको इस द्विघात बहुपद में रखने पर इस द्विघात बहुपद का मान हमको शून्य मिल जाए। वह संख्या जिनको इस द्विघात बहुपद में चर x के स्थान पर हम रखें और हमको इस द्विघात बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, उन संख्याओं को हम इस द्विघात बहुपद का शून्यांक कहेंगे। तो पहले विकल्प की जांच करते हैं। देखिए, हम देखेंगे कि 3 और 1 इस द्विघात बहुपद का शून्यांक है या नहीं। पहले हम इस 3 की जांच कर लेते हैं कि 3 इस द्विघात बहुपद का शून्यांक होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमको इस 3 को x के स्थान पर रखना होगा। तो अगर हम x के स्थान पर 3 रखें, पहले पद में x का वर्ग है तो 3 का भी वर्ग हो जाएगा -2। x के स्थान पर फिर से हमने 3 रखा -3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 दूनी 6 और ये -3। 9 में से 6 घटाने पर 3 मिलेगा और -3, 3 में से 3 घटाया 0। तो जब हमने इस द्विघात बहुपद में x बराबर 3 रखा, x बराबर कितना रखा, 3 रखा, तो इस द्विघात बहुपद का मान हमको शून्य प्राप्त हुआ। इसका मतलब 3 इस द्विघात बहुपद का एक शून्यांक है। अब इस दूसरी संख्या की जांच करते हैं। 3 तो इसका शून्यांक है, अब देखते हैं 1 इसका शून्यांक होगा या नहीं। तो रखते हैं इसको 1 को, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे, इस द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। x के स्थान पर 1, 1 का वर्ग -2, x के स्थान पर 1 -3।
एक का वर्ग एक आ जाएगा, दो की गुणा एक से करने पर दो, और ये -3। एक में से दो घटाने पर हमको -1 मिलेगा, और ये -3 है, तो ये हो जाएगा -4। एक रखने पर तो इस द्विघात बहुपद का मान हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब एक इसका एक शून्यांक नहीं है। पहला विकल्प तो गलत हो जाएगा। जिस विकल्प में दोनों संख्या इस द्विघात बहुपद की शून्यांक दी जाएंगी, वही विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब इस दूसरे विकल्प की जांच करते हैं। देखिए, एक तो इसका शून्यांक है ही नहीं है। जब एक इसका शून्यांक नहीं है, तो हम -3 से चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब एक इसका शून्यांक नहीं है, तो ये विकल्प बी जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब आगे देखिए, यहाँ 3 और -1 है, तो 3 तो इसका शून्यांक था, अभी हमने चेक किया है। 3 रखने पर हमको इस बहुपद का मान शून्य मिला, तो 3 तो शून्यांक है। अब इस -1 की जांच कर लेते हैं। x बराबर -1 रखने पर, तो -1 का वर्ग हो जाएगा, फिर -2 x के स्थान पर -1 और -3। -1 का वर्ग +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 एकन 2, और ये माइनस का 3। एक में दो जोड़ने पर 3, और फिर 3 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 0। तो -1 भी इस द्विघात बहुपद का एक शून्यांक है। तो 3 शून्यांक है, -1 शून्यांक है, इसलिए इस द्विघात बहुपद के ये जो विकल्प नंबर सी में दो संख्याएं दी गई हैं, यही इस द्विघात बहुपद के दो शून्यांक है। तो इस तरह भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बिना इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, तो इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर लीजिए, और फिर देख लेंगे कौन से विकल्प में इस द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं। ठीक है, उस तरीके को भी मैं एक बार आपके को दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। x की घात 2, -2x और -3। तो द्विघात बहुपद में जो अचर पद है, यहाँ पर अचर पद -3 है, इसकी गुणा करते हैं हम x की घात 2 के गुणांक से। तो x की घात 2 के गुणा में यहाँ कोई भी अंक नहीं है, तो गुणा में 1 होगा प्लस का, तो -3 की गुणा +1 से करने पर -3 मिलेगा। अब संख्या 3 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको घटाने पर ये x के गुणांक में जो संख्या लिखी हुई है ये मिल जाए हमको। 3 एकन 3। देखिए, 3 के दो गुणनखंड होंगे, 3 और 1। 3 और 1 की गुणा करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, और 3 में से 1 घटा देंगे तो ये x का गुणांक 2 मिल जाएगा। तो ये x की घात 2, माइनस का चिन्ह जैसा था वैसे ही लगाएंगे, इस 2 के स्थान पर लिखेंगे 3 - 1, बाहर x -3, x की घात 2। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो -3 हो जाएगा, और उसके साथ x, माइनस माइनस प्लस, 1 की गुणा x से करने पर x -3। पहले दो पदों में से हम यहां से x उभयनिष्ठ निकालें। पहले पद में से x बचेगा, दूसरे पद में से -3 बचेगा। बाद वाले दोनों पदों में से अगर +1 उभयनिष्ठ निकाल दें, एक से अगर +x को भाग करेंगे +x आएगा, एक से -3 को भाग करने पर -3। उभयनिष्ठ निकालने का मतलब होता है भाग देना। अब इन दोनों पदों में x-3 यहाँ उभयनिष्ठ है, तो अगर इन दोनों पदों को हम x-3 से भाग करें, तो पहले पद में बचेगा x, दूसरे पद में शेष बच जाएगा प्लस का 1। और जब हम द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करते हैं, तो उसको समीकरण के रूप में बदल लेते हैं, बराबर में 0 लिख लेते हैं। यहाँ बराबर में 0 कर देंगे। पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे एक बार, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रख देंगे। ये -3 दाहिनी ओर जाकर +3, ये प्लस का 1 दाहिनी ओर जाएगा तो -1। तो यहां से x का मान 3 मिल गया, x का मान -1। तो यही जो x के दो मान हमको प्राप्त हुए हैं, यही इस द्विघात बहुपद के शून्यांक कहलाएंगे, 3 और -1। और जो हमने पहले तरीके से किया था प्रश्न, उससे भी इसका उत्तर 3 और -1 ही हमको मिला था। तो जो तरीका आपको सरल लगे, उस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर प्रश्न आपको बहु विकल्प के रूप में दिया गया है, तो आप पहले वाले तरीके से ही इस प्रश्न का उत्तर दें। और अगर प्रश्न आपको वर्णात्मक प्रश्नों में दिया गया है, इसको हल करके दिखाना है, तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे। आपके पास आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 12। यदि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस
a प्लस 1 x प्लस बी, ये शून्यांक 2 और -3 है, तो a बराबर और b बराबर। तो इस प्रश्न में एक द्विघात बहुपद हमको दिया गया है, उसके दोनों शून्यांक भी प्रश्न में पहले से ही हमको दिए गए हैं, परंतु जो ये अचर राशियां यहाँ पर आई हुई हैं, यहाँ पर जो ये चर राशियां यहाँ पर आई हुई हैं a और b, इनके मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है कि a और b का मान क्या है। शून्यांक प्रश्न में हमको दिए गए हैं। तो देखिए हमारे पास द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच में दो संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक हर में एक्स की घात 2 का गुणांक, ये माइनस थी। शून्यांकों का योगफल, देखिए योगफल हमारे पास शून्यांक है 2 और -3, तो इनका योगफल ज्ञात करते हैं। 2 में हम जोड़ेंगे -3, तो हमको इनका योगफल मिल जाएगा, बराबर माइनस का चिन्ह है, फिर है x का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक आपको दिख रहा होगा a+1, x के जो गुणा में लिखा हुआ है जो पद, वही उसका गुणांक कहलाता है। तो a+1 है गुणांक x का, हर में x की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ x की घात 2 के गुणा में कोई भी अंक नहीं है, तो गुणा में +1 होगा, तो हर में आ गया 1। अब ये 2 प्लस माइनस हो जाएंगे -3, बराबर 1 से अगर a+1 को भाग करेंगे तो a+1 ही आ जाएगा, माइनस का चिन्ह a+1, और 2 में से 3 घटाने पर हमको मिलेगा -1, बराबर में माइनस और ये कोष्ठक a+1, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, प्लस का 1 बाएं ओर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो 1 में से 1 घटाने पर हमको 0 मिल जाएगा, तो a का मान यहां पर प्राप्त हुआ है 0, a बराबर 0। देखिए a बराबर 0 केवल एक ही विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि a बराबर जो 0 आया है वो एक ही विकल्प में दिया गया है, तो यही वाला विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर हमको b का भी मान ज्ञात करना है, तो जो दूसरा संबंध है उसकी मदद से हम इस b का मान भी बता सकते हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर पद, और हर में रहता है x की घात 2 का गुणांक। अब यहाँ शून्यांक हमारे पास है 2 और -3, दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो उनकी गुणा करनी होगी हमको गुणनफल ज्ञात करने के लिए। अचर पद है यहाँ पर b, तो b आ जाएगा, और x की घात 2 का गुणांक है, x की घात 2 के गुणा में यहाँ पर है 1। देखिए 2 तिया हो जाएंगे 6, और ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस होते हैं माइनस, 1 से b को भाग करने पर b मिलेगा, तो यहाँ b का मान हमको प्राप्त हो गया है -6। a बराबर 0, b बराबर -6, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 13, शून्यांक -3, 4 वाला द्विघात बहुपद है। अब इस प्रश्न में हमको द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं, और वो बहुपद याद करने के लिए कहा गया है जिसके ये दोनों संख्याएं शून्यांक है। देखिए शून्यांक वे संख्या होती हैं जिन पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो। किसी बहुपद के अगर हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो शून्यांक ज्ञात करने का मतलब होगा वे संख्याएं हमको ज्ञात करनी है जिन पर उस बहुपद का मान शून्य आता है। तो इस प्रश्न में हमको ये शून्यांक तो पहले से ही दिए गए हैं, और ये देखना है कि ये दोनों संख्याएं इन दिए गए बहुपदों में से किस बहुपद के शून्यांक हैं। तो जिन बहुपद से इन संख्याओं को रखने पर जिन बहुपद के मान शून्य मिलेंगे, उसी बहुपद के ये दोनों संख्याएं शून्यांक कहलाएंगी। अब पहले वाले इस बहुपद की जांच करते हैं कि -3 और 4 इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं। उसके लिए इन संख्याओं पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। अगर दोनों संख्याओं से इस बहुपद का मान शून्य मिला,
तो इसका मतलब इसी बहुपद के ये दोनों संख्याएं शून्यांक है। तो पहले -3 पर इस बहुपद का मान निकालते हैं, पहले वाले की जांच कर रहे हैं हम। x के स्थान पर -3 रखेंगे, उसका वर्ग, माइनस का चिन्ह, फिर x के स्थान पर -3, फिर ये -12, -3 का वर्ग +9, माइनस माइनस +3, ये माइनस का 12, 9 में 3 जोड़ने पर 12 आया, -12, 12 में से 12 घटा दिया 0, तो -3 तो इसका शून्यांक है इस बहुपद का। अब इस 4 की जांच करते हैं। अब x के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 का वर्ग हम माइनस फिर 4 और ये -12, 4 का वर्ग 16, -4 -12, 16 में से 4 घटाएंगे 12, -12, 12 में से 12 घटाने पर 0। तो इन दोनों संख्याओं पर भी इस पहले विकल्प में जो बहुपद दिया गया है, इसका मान इन दोनों संख्याओं पर हमको 0 मिला है। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों संख्याएं इसी बहुपद की शून्यांक है। ये दोनों संख्या इस पहले वाले विकल्प में जो बहुपद दिया गया है, इसके ही शून्यांक है। तो विकल्प नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर इन दोनों संख्याओं पर इस बहुपद का मान शून्य ना मिलता, या कोई एक संख्या पर भी इस बहुपद का मान शून्य ना मिलता, फिर ये संख्याएं इस बहुपद की शून्यांक ना कहलाती। फिर हम अगले विकल्प की जांच करते। पहले वाले विकल्प पर ही इन दोनों संख्याओं पर इस बहुपद के मान हमको शून्य मिल गए, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं इस बहुपद के शून्यांक है। तो पहला विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 14, शून्यांक -2 5 वाले बहुपद को चुनिए। देखिए, ये भी पिछले प्रश्न की तरह है, इसमें भी हमको शून्यांक दिए गए हैं और बहुपद की पहचान करनी है कि किस बहुपद के ये दो संख्याएं शून्यांक है। तो हम इन संख्याओं पर दिए गए बहुपद के मान ज्ञात करेंगे, और जिस बहुपद दोनों संख्याओं द्वारा जिस बहुपद का मान शून्य मिलेगा, उसी बहुपद की ये दोनों संख्याएं शून्यांक कहलाएंगी। अब हम -2 पर इस बहुपद का मान निकालते हैं। तो x के स्थान पर -2 रखेंगे, 3, x के स्थान पर -2 और ये +10, 2 -2 का वर्ग +4, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी हो गए 6 और ये प्लस का 10। अब देखिए, 10, 6 16 और 4 20 आ गया। ये तो -2 पर इस बहुपद का मान हमको 20 मिला है, शून्य नहीं मिला है। इसका मतलब -2 इसका शून्यांक नहीं है, तो ये विकल्प तो हो जाएगा गलत। अब अगले विकल्प की जांच करते हैं कि इस विकल्प में जो बहुपद हमको दिया गया है, उसके शून्यांक ये दो संख्या है या नहीं। तो इन दोनों संख्याओं पर हम इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर -2 पर ज्ञात कर लेते हैं इस बहुपद का मान। x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ -2 रखेंगे, x का वर्ग था तो -2 का वर्ग भी हो जाएगा, -3, x के स्थान पर -2, -10, -2 का वर्ग +4, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 दूनी 6, ये माइनस का 10, 6 और 4 10 हो गए, -10, 10 में से 10 घटाया 0, तो -2 तो इसका शून्यांक है इस बहुपद का। अब इस दूसरी वाली संख्या की जांच और कर लेते हैं, ये भी इसका शून्यांक है या नहीं। तो हम रखते हैं x बराबर 5 रखने पर, तो यहां आएगा 5 का वर्ग, 3 यहां पर भी 5 और ये -10, 5 का वर्ग 25, 5 तिया हो गए 15 और -10, 25 में 15 घटाएंगे 10 और ये -10, 10 में से 10 घटाने पर हमको मिला 0। तो इन दोनों संख्याओं पर ही इस दूसरे विकल्प में जो बहुपद दिया गया था, इस बहुपद का मान हमको शून्य मिला। तो ये दो संख्याएं इस बहुपद की शून्यांक है। तो विकल्प नंबर बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, विकल्प नंबर सी में कहा गया है 3 और कोई नहीं। तो ये देखिए, विकल्प नंबर बी में जो बहुपद दिया गया था, उस पर दोनों संख्याओं पर इस बहुपद का मान हमको शून्य मिला। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं ही इस बहुपद के शून्यांक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 15, द्विघात बहुपद 4x की घात 2 -4x + 1 के शून्यांकों किस का योगफल है।
देखिए शून्यों का योगफल मतलब शून्यांकों का योगफल हमसे पूछा गया है। प्रश्न में एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। और हमारे पास किसी भी द्विघात बहुपद के गुणांकों और उसके शून्यांकों के बीच में दो संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और हर में रहता है एक्स की घात 2 का गुणांक। अब x का गुणांक यहां पर क्या है? देखिए x का गुणांक है यहां पर -4, तो ये -4 आ गया। x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 का गुणांक है 4 प्लस का 4, x की घात 2 के जो गुणा में लिखा हुआ है वही संख्या इसका गुणांक है, तो ये +4। देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 4/4, 4 से 4 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इस द्विघात बहुपद के जो शून्यांकों का योगफल है वह आएगा +1। तो +1 विकल्प नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपके सामने है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 10x प्लस 21 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस पाठ संख्या 2 से इस तरह का प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। इस प्रश्न में आपको एक द्विघात बहुपद दिया जाता है, उसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करने के लिए कहा जाता है। पहले हम इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर इसके शून्यांकों और इस द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास द्विघात बहुपद है x की घात 2 प्लस 10x प्लस 21। अब इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम इस द्विघात बहुपद के आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 0 लिख देंगे। अब इस द्विघात समीकरण में जो अचर पद है उसकी गुणा करते हैं x की घात 2 के गुणांक से। तो यहां पर अचर पद है प्लस का 21 और x की घात 2 का गुणांक, यहां पर देखिए x के गुणा में कोई संख्या यहां पर लिखी हुई नहीं है इसके आगे, तो यहां पर +1 है गुणा में, तो अचर पद है यहां पर +21 और x की घात 2 का गुणांक है यहां पर +1। +21 की गुणा +1 से करने पर हमको +21 ही मिलेगा। अब संख्या 21 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 21 हमको मिले और जिनको जोड़ने पर, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह आया था, तो हम कहेंगे जिनको जोड़ने पर ये x का गुणांक 10 प्राप्त हो जाए। अब संख्या 21 के ऐसे दो गुणनखंड हमको करने हैं जिनको जोड़ने पर हमको 10 प्राप्त हो। तो देखिए अगर हम 3 सत्ते 21 लिखें, 3 और 7 की गुणा करेंगे तो हमको 21 मिलेगा और 3 और 7 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो x का गुणांक में जो संख्या दी गई है 10, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे x की घात 2 प्लस इस 10 के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस 7 और इस कोष्टक के बाहर लिखेंगे x प्लस 21 बराबर में 0। अब ये x की घात 2 प्लस इस कोष्टक को खोलेंगे तो 3 की गुणा x से करने पर आ जाएगा 3x, प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करने पर प्लस का चिन्ह आएगा, 7 की गुणा x से करने पर आ जाएगा 7x और प्लस 21 और बराबर में 0। तो हमको 21 के ऐसे दो गुणनखंड देखने थे जिनकी गुणा करने पर 21 आए और जोड़ने पर हमको मिल जाए 3, जोड़ने पर हमको मिल जाए 10। तो हमने इस 10 के स्थान पर लिखा 3 प्लस 7, फिर इस कोष्टक को खोल दिया। अब पहले दो पदों में देखिए, पहले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं हम। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है,
तो दोनों में से x की घात एक उभयनिष्ठ निकल सकता है। उभयनिष्ठ निकालने का मतलब होता है भाग देना। अगर x की घात 2 को हम x से भाग करेंगे तो आएगा x प्लस चिन्ह। अब दूसरे पद 3x में जब x से भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, यहां पर बचेगा 3। बाद वाले दोनों पदों में से हम क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ 7 है, वहां पर 21 है, दोनों 7 से विभाजित है, तो हम यहाँ पर 7 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। 7 एकन 7 और यहाँ पर केवल x बचेगा, प्लस का चिन्ह, 7 तिया हो जाएंगे 21 बराबर में 0। अब यहाँ पर इस लाइन में दो पद हैं, एक ये इस प्लस चिन्ह से पहले का पद और एक इस प्लस चिन्ह के बाद का पद। दोनों पदों में x+3 उभयनिष्ठ है, तो हम x+3 अगर उभयनिष्ठ निकालें तो पहले पद में से यहां पर हमको प्राप्त होगा x, और दूसरे पद में जब x+3 उभयनिष्ठ निकल जाएगा तो +7 बचेगा बराबर में 0। अब एक बार पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रखते हैं, तो प्लस का 3 दाहिनी ओर जाएगा तो -3 हो जाएगा, x का एक मान हमको मिल गया। प्लस का 7 दाईं ओर जाएगा तो -7, ये x का दूसरा मान हमको मिल गया है। तो ये द्विघात बहुपद की जो x के दो मान अभी हमने ज्ञात किए हैं, यही इसके शून्यांक कहलाएंगे द्विघात बहुपद के। अब हम देखिए पहले प्रश्न में हमको शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हमको इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो पहले देखिए हमारे पास दो शून्यांक तो आ गए हैं, बहुपद के दो शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए हैं, इनको लिख लेते हैं। बहुपद के शून्यांक, देखिए एक शून्यांक हमको प्राप्त हुआ है -3 और दूसरा शून्यांक है -7। और इस द्विघात बहुपद के गुणांक को लिख लेते हैं। देखिए यहां x की घात 2 का जो गुणांक है, x की घात 2 का गुणांक, तो देखिए इस द्विघात बहुपद में x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 के गुणा में आगे कौन सी संख्या है? यहां पर कोई संख्या नहीं है, तो x की घात 2 का गुणांक यहां पर है +1। फिर x का गुणांक, x का गुणांक, इस द्विघात बहुपद में x का गुणांक है +10, x के गुणा में यहां पर +10 लिखा हुआ है, तो x का गुणांक हो गया 10। और फिर आगे अचर पद यहां पर दिया गया है 21, अचर पद यहां पर दिया गया है प्लस का 21। तो दोनों शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए और फिर उनके गुणांकों को लिख लिया है। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच और करेंगे कि इस द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है और जो गुणांक है उनके बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच अब हमको करनी है। ये पहला संबंध क्या है? देखिए पहला संबंध होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर रहता है माइनस x का गुणांक और हर में लिखते हैं x की घात 2 का गुणांक। ठीक, ये पहला संबंध है। और दूसरा संबंध यहां पर होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद और हर में रहता है x की घात 2 का गुणांक। तो ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दो संबंध होते हैं। तो इस पहले संबंध के सत्यता की जांच करते हैं पहले हम। देखिए यहां लिखा हुआ है शून्यांकों का योगफल, शून्यांक हमारे पास -3 और -7 है, तो इनका योगफल करेंगे बाईं ओर, -3 प्लस -7 बराबर, बराबर में है माइनस का चिन्ह और फिर अंश में लिखा हुआ है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहां पर था इस बहुपद बहुपद में 10, x की घात 2 का गुणांक हर में है और x की घात 2 का गुणांक है यहां पर +1। अब -3 और -7 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -10 प्राप्त होगा और 1 से अगर 10 को भाग करेंगे 10 मिलेगा, आगे माइनस का चिन्ह है तो ये आ गया -10। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। तो पहला जो संबंध था शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, ये तो सत्यापित हो गया है क्योंकि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है।
अब इस दूसरे संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। यहां पर बाईं ओर लिखा हुआ है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक हमारे पास -3 और -7 है, तो इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। -3 की गुणा होगी -7 से, और बराबर में है अंश में अचर पद, अंश में रखना है अचर पद। तो यहां पर अचर पद है 21, और हर में रखना है x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक है यहाँ पर 1, और -3 और -7 की गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा +21। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 7 तिया 21, बराबर में 1 से अगर 21 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 21। तो यहां पर भी बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आया है। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो दूसरा संबंध था वह भी हमने सत्यापित कर दिया है। तो ये प्रश्न संख्या हो चुकी है कंप्लीट। तो इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न केवल आपको ये बहुपद बदल दिया जाएगा। जैसे यहां पर इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने थे हमको, और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो दो संबंध होते हैं उनके सत्यता की जांच करने के लिए भी हमसे कहा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2। यदि द्योघात बहुपद कोष्टक में p-1 x की घात 2 प्लस px प्लस 1 का एक शून्यांक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस द्योघात बहुपद में हमको एक शून्यांक दिया गया है इस बहुपद का, और इस द्योघात बहुपद में एक चर राशि यहां पर अचर राशि यहां पर दी गई है, चर राशि यहां पर दी गई है p। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो प्रश्न में जब द्योघात बहुपद का शून्यांक एक शून्यांक दिया जाए और उसमें दिए गए अचर राशि का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए, तब हम क्या करते हैं? तो जो जो शून्यांक प्रश्न में हमको दिया जाता है उसको हम इस बहुपद में रख देते हैं, इस द्योघात बहुपद में रख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि शून्यांक किसी द्योघात बहुपद का शून्यांक वह संख्या होती है जिस पर इस बहुपद का मान सदैव शून्य मिलेगा। तो अगर हम इस शून्यांक वाली संख्या -3 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करें तो हमको शून्य मिलेगा, क्योंकि ये जो संख्या है इस द्योघात बहुपद का एक शून्यांक है, और शून्यांक वह संख्या होती है जिस पर उस बहुपद का मान सदैव शून्य प्राप्त होता है। तो अब यहां पर लिखेंगे, क्योंकि -3 बहुपद का बहुपद का एक शून्यांक है, एक शून्यांक है, इसलिए अगर हम इस संख्या पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा इस बहुपद का मान शून्य। ये x बराबर -3, x बराबर -3 रखने पर रखने पर इस बहुपद में x के स्थान पर हम -3 रखेंगे, तो p-1, और इस कोष्टक में के बाहर x है, x के स्थान पर -3 रखा और उसका वर्ग, प्लस p, इस कोस यहां x के स्थान पर हम -3 रखेंगे, फिर है प्लस का 1, और बराबर में हमको इसका मान मिल जाएगा 0, क्योंकि ये इसका शून्यांक है। तो इस बहुपद में हमने x के स्थान पर -3 रख दिया। ये p-1 -3 का वर्ग अगर हम करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस p की गुणा -3 से करने पर माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा 3p प्लस 1 बराबर में 0। अब इस 9 की गुणा अगर p से करेंगे, इस कोष्टक को खोल देंगे तो 9p, फिर 9 की गुणा -1 से करने पर -9, -3p प्लस 1 बराबर में 0। 9p में से अगर हम 3p घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 6p, और ये माइनस का 9 दाहिने ओर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 1 दाईं ओर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 6p बराबर 9 में से 1 घटाने पर हमको मिला 8। अब p का मान ज्ञात करना है तो p के गुणा में यहां पर 6 लिखा हुआ है, 6 दाईं ओर जाएगा भाग 8/6, ये विभाजित हो जाएंगे 2 से, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो यहां से हमको p का मान मिल गया है 4/3।
और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न में हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया था, उसका एक शून्यांक भी दिया गया था, और इस बहुपद में जो अचर राशि यहां पर दी गई थी p, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो इस अचर राशि p का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इस द्विघात बहुपद का शून्यांक हमको दिया गया है, उसको हम इस द्विघात बहुपद में रख देंगे चर के स्थान पर, और जिससे इस बहुपद का मान हमको शून्य मिलेगा, क्योंकि शून्यांक ही वह संख्या होती है जिस पर उस बहुपद का मान सदैव शून्य रहता है। तो जब हम x के स्थान पर यहां पर -3 रखेंगे इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान हमको बराबर में 0 मिलेगा। तो हमने x के स्थान पर 3 रखा और बराबर में 0 लिख दिया, और फिर इसको हल किया तो यहां से p का मान हमको मिल गया है 4/3। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, द्विघात बहुपद x की घात 2 - 5 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न में हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसमें केवल दो ही पद हैं, x की घात 2 वाला पद और अचर पद। इस द्विघात बहुपद के हमको पहले शून्यंक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम इस द्विघात बहुपद को समीकरण रूप में बदलेंगे, जिससे हम इसके शून्यंक ज्ञात कर सके। तो x की घात 2 - 5 बराबर में हम रख लेंगे 0। अब यहां पर x का, देखिए x का गुणांक यहां पर नहीं है, x वाला पद इस द्विघात बहुपद में नहीं है। तो इस तरह के द्विघात बहुपद का जब हम इस शून्यंक ज्ञात करते हैं जिनमें x वाला पद ना हो, उनका शून्यंक ज्ञात करना बहुत आसान होता है। जैसे यहां पर -5 है, इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5। अब ये वर्ग है, देखिए वर्ग अगर दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, और वर्गमूल प्लस माइनस चिन्ह लगाएंगे। वर्गमूल के आगे एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह। वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। देखिए प्लस और माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है x की घात 2 = 5, तो किस संख्या का वर्ग 5 होगा। तो देखिए अगर हम x, इस संख्या का वर्ग, इस समीकरण में लिखा हुआ है x की घात 2 = 5, ये x का वर्ग 5 है, तो x क्या कौन सी संख्या हो सकती है जिसका वर्ग हम करें और 5 हमको मिल जाए। x का मान यहां पर प्लस वर्गमूल 5 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम इसका वर्ग करेंगे, देखिए अगर हम वर्गमूल 5 की गुणा अगर हम वर्गमूल 5 से करेंगे तब भी हमको 5 मिलेगा, और जब हम माइनस वर्गमूल 5 की गुणा माइनस वर्गमूल 5 से करेंगे तब भी इसका वर्ग हमको 5 ही मिलेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ x का मान वर्ग प्लस का वर्गमूल 5 भी हो सकता है और x का मान माइनस वर्गमूल 5 भी हो सकता है, क्योंकि प्लस वर्गमूल 5 का वर्ग भी 5 है और माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग भी 5 है। तो यहाँ पर x के दो मान हो सकते हैं, एक प्लस का वर्गमूल 5 और एक माइनस का वर्गमूल 5। ठीक है, तो ये x के जो दो मान हमको मिले हैं यही इस द्विघात बहुपद के शून्यंक है, एक प्लस वर्गमूल 5 और एक है माइनस वर्गमूल 5। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक। एक शून्यंक हमको मिला है वर्गमूल 5 और एक है माइनस वर्गमूल 5। प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं या मत नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुपद के शून्यंक तो हमको मिल गए हैं। अब इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच और करनी है। तो पहले हम इसके गुणांकों को और लिख लेते हैं। तो यहां x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। तो देखिए यहां पर x की घात 2 के गुणा में यहां पर कोई संख्या नहीं है इसके पास में, तो यहां पर इस x की घात 2 का गुणांक हो जाएगा +1। फिर x का गुणांक, x का गुणांक, और इस द्विघात बहुपद में कहीं पर भी x नहीं है। यहाँ x की घात 2 वाला पद है और x वाला पद यहां पर नहीं है, तो जो पद नहीं है मतलब x का गुणांक यहां पर हो जाएगा 0, क्योंकि x वाला पद इस द्विघात बहुपद में नहीं है, तो x का गुणांक यहां पर रहेगा 0।
और अचर पद है -5। अचर पद है यहां पर -5। तो शून्यांक भी हमने ज्ञात कर लिए हैं, गुणांक भी ज्ञात कर लिए हैं। अब इनके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास दो संबंध होते हैं, किसी द्विघात बहुपद के गुणांकों और उसके शून्यांकों के बीच में दो संबंध होते हैं। देखिए, पहला संबंध है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर रहता है एक्स का गुणांक माइनस चिन्ह एक्स का गुणांक और हर में रहता है एक्स की घात 2 का गुणांक। ये बाईं ओर शून्यांकों का योगफल लिखा हुआ है। तो शून्यांकों का योगफल यहां पर है, शून्यांक है वर्गमूल 5 और माइनस वर्गमूल 5। तो एक शून्यांक हो गया वर्गमूल 5 प्लस का चिन्ह, फिर है दूसरा शून्यांक है माइनस वर्गमूल 5 बराबर में माइनस का चिन्ह। एक्स का गुणांक, देखिए यहां पर एक्स का गुणांक क्या है 0। इस द्विघात बहुपद में एक्स का गुणांक है 0। एक्स की घात 2 का गुणांक है +1, हर में आ जाएगा +1। अब देखिए, ये वर्गमूल 5 है, कोष्टक खोलेंगे प्लस और माइनस चिन्ह की गुणा करने पर माइनस चिन्ह, ये वर्गमूल 5 बराबर में 1 से 0 को भाग करने पर 0 ही मिलेगा। और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का रहता है। वर्गमूल 5 में से वर्गमूल 5 घटाएंगे तो 0 बराबर हमको 0 मिल गया। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के यहाँ पर बराबर आ गया है। इसका मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो पहला संबंध था वो सत्यापित हो गया है। अब इस दूसरे संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। अब दूसरा संबंध लिख लेते हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर रहता है अचर पद और हर में होता है उसके एक्स की घात 2 का गुणांक। अब बाएं ओर हमको लिखना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक है वर्गमूल 5 और माइनस वर्गमूल 5, लिखते हैं वर्गमूल 5 और गुणा में माइनस वर्गमूल 5। इसके बाद है बराबर का चिन्ह, बराबर में है अंश में अचर पद, तो यहां पर अचर पद है -5 और हर में एक्स की घात 2 का गुणांक। एक्स की घात 2 का गुणांक है +1, हर में आ गया +1 प्लस और यहां पर माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस हो गए माइनस। वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 5 से करने पर हमको मिलेगा 5 बराबर 1 से -5 को भाग करने पर हमको मिलेगा -5। तो ये बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो दूसरा संबंध होता है वह भी सत्यापित हमने कर दिया है। यहां पर यह प्रश्न हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, द्विघात बहुपद 3x की घात 2 -x -4 ये शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर भी हमको पहले इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम इस द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। इस द्विघात बहुपद के बराबर में लिखेंगे हम 0, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल जाएगा। अब इसके शून्यांक हम ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहां पर अचर पद है -4 और x की घात 2 का गुणांक है +3। अचर पद -4 की गुणा करेंगे x की घात 2 के गुणांक +3 से। -4 की गुणा +3 से करने पर हमको मिलेगा -12। तो संख्या 12 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनकी गुणा करने पर 12 आए और उनको घटाने पर हमको यहां पर जो ये x दिया गया है इस द्विघात बहुपद में उसका गुणांक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ x के गुणा में तो कोई संख्या नहीं है, तो जब x के गुणा में यहां कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा इसके गुणा में। तो हमको इस 12 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 12 आए और घटाने पर यहां पर 1 मिल जाए जो x का गुणांक है।
तो अगर 4 तिया होते हैं 12, देखिए 4 और 3 की गुणा करेंगे 12 आएगा और घटाने पर हमको 1 मिल जाएगा। लिखते हैं 3x की घात 2, माइनस का चिन्ह भी जैसा था वैसे ही लगा रहने देंगे। और जो x के गुणा में यहाँ पर 1 था, उस 1 के स्थान पर हम लिख देंगे 4-3, और x को इस कोष्टक के बाहर जैसा था वैसे ही लिख देंगे। -4 बराबर में 0। अब इस कोष्टक को खोलते हैं, 3x की घात 2। जब इस कोष्टक को खोलेंगे इसके आगे माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस चिन्ह इन कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा करेगा। माइनस और ये प्लस का 4, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस 4 और उसके साथ x। फिर माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आएगा प्लस का चिन्ह, 3 की गुणा x से करने पर 3x। ये -4 बराबर में 0। अब देखिए पहले दो पदों में से यहां पर हम कुछ उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। एक x उभयनिष्ठ निकल जाएगा। उभयनिष्ठ निकलने का मतलब है x से हम इस पहले पद और दूसरे पद को भाग कर रहे हैं। तो x से अगर 3x की घात 2 को भाग करेंगे तो 1x तो कट जाएगा, 3x यहां पर बचेगा। x से दूसरे पद को भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, -4 बच जाएगा। अब बाद वाले जो दो पद हैं, इन दोनों पदों में हम कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते, एक के अलावा। एक के अलावा हम किसी और संख्या से इन दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित नहीं कर सकते। +1 उभयनिष्ठ निकालेंगे, एक से अगर 3x को भाग देंगे तो 3x मिलेगा, एक से -4 को भाग देंगे तो -4 मिलेगा, बराबर में 0। अब यहां पर दो पद हैं, एक इस प्लस चिन्ह से पहले और एक प्लस चिन्ह के बाद। पहले पद में भी ये कोष्टक है, दूसरे पद में भी ये कोष्टक है। तो इस कोष्टक को ही अगर हम उभयनिष्ठ निकाल लें, 3x-4 उभयनिष्ठ निकाल लिया ये कोष्टक हमने, तो पहले पद में से बचेगा x, दूसरे पद में से बचेगा +1, बराबर में रखेंगे 0। पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखते हैं एक बार, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रखते हैं। ये -4 दाहिनी ओर जाएगा, +4, 3 गुणा में है, दाहिनी ओर जाएगा भाग में, तो 4/3। x का मान यहां पर मिल गया है हमको 4/3। फिर ये +1 है, ये दाहिनी ओर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो x का दूसरा मान मिल गया है -1। तो इस द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए हैं, एक है 4/3 और एक है -1। तो शून्यांक तो हमने यहां पर ज्ञात कर लिए हैं। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच और करेंगे। लिख लेते हैं पहले बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, पहला शून्यांक हमको मिला 4/3, दूसरा शून्यांक है -1। अब शून्यांक तो निकल गए हैं, अब इस द्विघात बहुपद के गुणांक और लिख लेते हैं। तो यहाँ x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक है, x की घात 2 के गुणा में है +3। फिर x का गुणांक लिखते हैं, x का गुणांक, तो यहाँ x के गुणा में देखिए क्या संख्या है, x के गुणा में यहां पर होगा 1, तो 1 रहेगा ये -1, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह भी है। फिर अचर पद है यहां पर, अचर पद यहां पर है -4। तो शून्यांक और गुणांक दोनों लिख लिए हैं हमने। अब इनके बीच में जो दो संबंध होते हैं उनके सत्यता की जांच करेंगे। देखिए पहला संबंध होता है, यहां से करते हैं, पहला संबंध है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक, और हर में रहता है यहां पर x की घात 2 का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम दोनों शून्यांकों को जोड़ लेंगे। एक शून्यांक है 4/3, उसमें प्लस करेंगे -1, और फिर बराबर में अंश में लिखना है, ये माइनस का चिन्ह है पहले तो, फिर x का गुणांक, x का गुणांक है यहां पर 3, x का गुणांक है -1, तो ये -1, हर में x की घात 2 का गुणांक, और x की घात 2 का गुणांक है 3। अब ये 4/3
प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और ये एक, एक के हर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं हर में, बराबर का चिन्ह। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए, एक की गुणा तिरछी गुणा करेंगे, एक की गुणा 4 से करने पर 4, माइनस 3 की गुणा 1 से करने पर आ गया 3, और हर में 3 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 3, बराबर में 1/3 पहले से ही है यहाँ पर। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1, और हर में है यहाँ पर 3, और बराबर में भी 1/3 था। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। इसका मतलब है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो पहला संबंध था वह हो गया है सत्यापित, क्योंकि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। अब दूसरे संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद, और हर में रहता है x⁻² का गुणांक। तो बाएं पक्ष में शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांक है हमारे पास 4/3, इसकी गुणा करनी है दूसरे शून्यांक से -1 से, तभी तो इनका गुणनफल मिलेगा। और बराबर में हमको अंश में रखना है अचर पद। अचर पद है यहाँ पर -4, और x⁻² का गुणांक, x⁻² का गुणांक है 3। -1 की गुणा अगर 4/3 से करेंगे तो मिलेगा -4/3, और बराबर में भी -4/3। तो ये बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। तो दूसरा संबंध जो था शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, वह भी हमने सत्यापित कर दिया है, और ये प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। द्विघात बहुपद x⁻² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। x⁻² + 7x और +10। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेंगे, बराबर में 0 लिख लेते हैं। अब इस द्विघात बहुपद में जो अचर पद है, अचर पद यहां पर है, देखिए अचर पद है +10, इसकी गुणा हम करेंगे x⁻² के गुणांक से। तो x⁻² के गुणांक पर यहाँ गुणा में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो +1 होगा, और इस +1 की गुणा +10 से करेंगे तो +10 हमको मिल जाएगा। अब संख्या 10 के ऐसे दो गुणनखंड हमको करने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 10 आए, और जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया है तो इसलिए हम कहेंगे 10 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर हमको मिल जाए 7। तो देखिए 5 दूनी होते हैं 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 की गुणा करेंगे 10 आएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 7। तो ये x⁻² प्लस इस 5 के स्थान पर हम इस 7 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 + 2, कोष्टक के बाहर x +10 बराबर में 0। अब इस कोष्टक को खोल लेते हैं। x⁻² प्लस 5 की गुणा x से करेंगे 5x, फिर x की गुणा +2 से होगी तो 2x, और +10 बराबर में 0। पहले दो पदों में से हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं x। पहले पद में से बच गया 1x, दूसरे पद में से बचा +5। बाद वाले दोनों पदों को अगर हम 2 से भाग कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब दो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं प्लस का। तो 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1x अब बच जाएगा, प्लस चिन्ह को प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस, 2 पंजे 10 बराबर में 0। अब यहाँ पर दो पद हैं, दोनों पदों में हम x + 5 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। x + 5 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में से बचा x, दूसरे पद में से बच गया प्लस का 2 बराबर में 0। पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे। तो प्लस का 5 दाईं ओर जाएगा तो -5 हो जाएगा, फिर ये प्लस का 2 दाईं ओर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये x के दो मान हमको मिल गए हैं, एक -5 और ये -2। यही दो संख्याएं इस द्विघात बहुपद के शून्यांक कहलाएंगे।
तो यहाँ पर हमको मिल गए हैं इस द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, एक शून्यांक है -5 और दूसरा शून्यांक है -2। और इस बहुपद के गुणांक भी लिख लेते हैं। x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक है यहाँ पर एक। देखिए x की घात 2 के गुणांक में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो +1 रहेगा। फिर x का गुणांक यहाँ पर है, x का गुणांक, x का गुणांक x के गुणा में लिखा हुआ है +7। फिर है अचर पद, अचर पद, यहां पर अचर पद है +10। शून्यांक और गुणांक दोनों निकाल लिए हैं हमने। अब इनके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। पहला संबंध होता है दोनों के मध्य, पहला संबंध है शून्यांकों का योगफल, योगफल बराबर माइनस का चिन्ह और अंश में रहता है x का गुणांक, x का गुणांक, और हर में रहता है x की घात 2 का गुणांक। बाएं पक्ष में है शून्यांकों का योगफल, तो हमारे पास हम भी जो शून्यांक ज्ञात किए हैं वे -5 और -2 हैं। तो योगफल ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ना होगा। -5 प्लस -2 बराबर माइनस का चिन्ह, अंश में रखना है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक है 7 और हर में रखना है x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक है यहाँ पर 1, हर में आ जाएगा 1। -5 और -2 को जोड़ने पर हमको मिलेगा -7। 1 से अगर 7 को भाग करेंगे तो 7 ही मिलेगा और आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहां पर भी बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। इसका मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो पहला संबंध है वह हो गया है सत्यापित, क्योंकि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। अब दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर चर पद, अचर पद और हर में रहता है x की घात 2 का गुणांक। शून्यांक है -5 और -2, तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों की गुणा करनी होगी। फिर बराबर में अचर पद, यहां पर अचर पद है +10 और हर में x की घात 2 का गुणांक रखना है 1। -5 की -2 से गुणा करेंगे तो +10 मिलेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर प्लस का चिन्ह आता है। 1 से 10 को भाग करेंगे तो ये आ गया 10। तो यहां पर भी बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। इसका मतलब जो दूसरा संबंध था वह भी हो गया है सत्यापित और ये प्रश्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है द्विघात बहुपद x की घात 2 + 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न भी उसी प्रकार का ही है, पर यहां पर देखिए इस द्विघात बहुपद में जो अचर पद है उसको मध्य में लिख दिया है और x का गुणांक वाला जो पद है वो तीसरे स्थान पर लिखा हुआ है, तो इसको हम सही करके लिखेंगे। पहले x की घात 2 का गुणांक, फिर आ जाएगा x का गुणांक वाला पद प्लस फिर लिखना है अचर पद। अब इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे, बराबर में बराबर लगाकर 0 लिख देंगे, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया है। अब इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहां पर अचर पद देखिए, अचर पद है +12, उसकी गुणा करेंगे हम x की घात 2 के गुणांक से, तो x की घात 2 के गुणा में कोई संख्या नहीं है तो यहां पर +1 होगा, तो +12 की गुणा +1 से करने पर हमको मिलेगा +12। अब संख्या 12 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 12 आए और उनको जोड़ने पर ये x का गुणांक 7 मिल जाए। तो अब बताइए ऐसी दो गुणनखंड क्या होंगे इस 12 के
इनकी गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर हमको मिल जाए 7। तो 3 चौक होते हैं 12, 3 चौक 12। 3 और 4 की गुणा करेंगे 12 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 7। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं x की घात 2 प्लस इस 7 के स्थान पर हम लिखेंगे 3 प्लस 4 और गुणा में है x प्लस 12 बराबर में 0। अब ये x की घात 2, इस कोष्टक को खोल देंगे। 3 की गुणा x से करने पर 3x, फिर 4 की गुणा x से करेंगे 4x प्लस 12 बराबर में 0। तो यहां पर पहले दो पदों में से हम x उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। तो x उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो पहले पद में से बच जाएगा 1x और दूसरे पद में को जब हम x से भाग देंगे तो केवल 3 बचेगा। फिर बाद वाले जो दो पद हैं, इन दोनों संख्याओं को हम 4 से भाग कर सकते हैं, मतलब 4 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो प्लस 4 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो तीसरे पद को जब 4 से भाग देंगे 4 से 4 कट जाएगा, x बच जाएगा। फिर चौथे पद में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 प्लस का 3 बच जाएगा बराबर में 0। अब इन दोनों पदों में से x प्लस 3 अगर हम उभयनिष्ठ निकालें तो x प्लस 3 हमने उभयनिष्ठ निकाला तो पहले पद में बच गया x, दूसरे पद में बचा यहां पर प्लस का 4 बराबर 0। पहले कोष्टक के बराबर में रखेंगे 0, फिर रखेंगे दूसरे कोष्टक के बराबर में 0। प्लस का 3 दाहिनी ओर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, फिर ये प्लस का 4 दाई ओर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो x के दो मान हमको मिल गए हैं और यही दोनों मान इस द्विघात बहुपद के कहलाएंगे शून्यंक, एक -3 और एक -4। लिख लेते हैं बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक बराबर हैं -3 और -4। और गुणांक भी लिख लेते हैं इसके भी, x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 के गुणा में यहां पर कोई संख्या नहीं है तो +1 आ जाएगा। फिर x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक है यहां पर 7, x का गुणांक है +7 और अचर पद है यहां पर 12, अचर पद है यहां पर +12। अब इन शून्यांकों और गुणांकों दोनों के मध्य जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच और अभी हमको करनी है। पहला संबंध है, पहला संबंध होता है शून्यांकों का योगफल बराबर x का गुणांक माइनस चिन्ह है पहले, x का गुणांक, x का गुणांक और हर में रहता है x की घात 2 का गुणांक। ये शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए दोनों शून्यांकों को जोड़ना होगा। तो एक शून्यांक है -3 और दूसरा शून्यांक है -4, दोनों के बीच में लगा देंगे प्लस का चिन्ह बराबर में माइनस का चिन्ह और x का गुणांक लिखना है तो x का गुणांक यहां पर है 7, 7 आ जाएगा। हर में x की घात 2 का गुणांक, तो ये x की घात 2 का गुणांक यहां पर है 1, तो हर में आ जाएगा 1। -3 -4 दोनों को जोड़ेंगे तो -7 बराबर का चिन्ह, 1 से 7 को भाग करेंगे तो 7 आएगा और ये है -7, तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। इसका मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो पहला संबंध है वह हो गया है सत्यापित। अब दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद और हर में रहता है x की घात 2 का गुणांक। शून्यांक हमारे पास है यहाँ पर -3 -4, दोनों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों की गुणा करनी होगी और बराबर में अचर पद रखना है अंश में। अचर पद है यहाँ पर 12 और हर में x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक है 1। -3 की गुणा -4 से करने पर हो जाएगा +12 बराबर में 1 से 12 को भाग देंगे तो आ गया 12। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है,
तो ये दूसरा संबंध भी हो गया है सत्यापित और प्रश्न संख्या 6 हो चुकी है कंप्लीट।